नमस्कार दोस्तों। एमएस वर्ड एफिशिएंसी की क्लास 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ़ॉन्ट ग्रुप के बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की एफिशिएंसी सीखेंगे। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बेसिक क्लास के अंदर सीखा था कि होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट और व्यू, इन 5 टैब से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम होम टैब में ये जो रिबन दिख रहा है, इस रिबन में भी अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है क्लिपबोर्ड, इसके क्वेश्चन बनते नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है फोंट। तो आज हम फोंट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम पैराग्राफ का फोंट सेंचुरी करें। तो बेसिकली तो ये क्वेश्चन है जिनकी एफिशिएंसी इंग्लिश में आती है, उनको ये क्वेश्चन करना होता है। लेकिन एग्जामिनर क्या कर सकता है, ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन को हिंदी की एफिशिएंसी वालों के लिए भी पूछ सकता है। अगर आपको किसी एक सिंगल वर्ड में फॉन्ट चेंज करना हो तो हम उस वर्ड को पहले डबल क्लिक से सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें पूरे पैराग्राफ में ही फॉन्ट चेंज करना हो तो पूरे पैराग्राफ को ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट करने के बाद में हम उसमें फॉन्ट चेंज करते हैं। सर, जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये साथ में छोटा सा सेमी ट्रांसपेरेंट में टूल बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक बार ही ओपन होता है। अगर आप एक जगह कहीं बाहर चले जाते हो उसके बाद ये ओपन नहीं होता। जैसे अभी मैं आउटसाइड चला गया, अब वो बटन नहीं आ रहा, तो एग्जाम में भी वो बटन नहीं आएगा। तो आपको सारे टूल्स यहीं से यूज लेने हैं। दूसरा, आप माउस के राइट क्लिक से कोई भी टूल यूज ना करें। जैसे राइट क्लिक करने के बाद ये टूल्स आ जाते हैं, ये ऊपर वाले टूल्स आ जाते हैं, इनको आपको यूज लेना नहीं है। यानी सारा काम आपको मैनुअल करना है। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट्स यूज नहीं लेना है। ठीक है, तो प्रथम पैराग्राफ का फॉन्ट सेंचुरी करें, सेलेक्ट करना है और फॉन्ट की डॉट पे जाना है। यहां पर आपको सेंचुरी ढूंढना है। यहां पर आप देखोगे कि सेंचुरी सी पे मिलेगा। कहां मिलेगा? सी पे। जैसे ही सेंचुरी मिलता है आप उस पर क्या कर दोगे? क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही फॉन्ट क्या हो जाएगा? सेंचुरी में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसका फॉन्ट इम्पैक्ट करना है। कौन सा करना है? इम्पैक्ट। आपने छोटी डॉट पे क्लिक करना है। फॉन्ट ग्रुप में ये जो कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ ये फॉन्ट है, मैं इस डॉट पे क्लिक करता हूँ, ये सारे फॉन्ट है। ये सारे क्या है? फॉन्ट है। हर फॉन्ट का अलग अलग नाम दे रखा है। तो अभी हमें बोला इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट अपने नीचे आई पे मिलेगा। तो ऐसा ढूंढना मान लो कि थोड़ा सा मुश्किल हो, तो आप यहां पर डायरेक्ट क्या कर दोगे? टाइप कर दोगे IMP। जैसे ही आपने IMP लिखा, यहां पर ऑटोमेटिक पूरा टाइप हो गया। और ये जो नीचे लिस्ट है ना, इस लिस्ट में भी आप देखोगे सबसे बॉटम में, सबसे नीचे वो फॉन्ट आ जाता है। दिख रहा है आपको इम्पैक्ट? बस आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर पूरा इम्पैक्ट लिखकर आप क्या कर सकते हो? एंटर भी कर सकते हो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं यहाँ पे इम्पैक्ट जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देता हूं और फॉन्ट हो जाता है इम्पैक्ट। तो पहले पैराग्राफ का फॉन्ट हमने सेंचुरी चेंज कर दिया और दूसरे पैराग्राफ का फॉन्ट हमने क्या कर दिया? इम्पैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप इस लिस्ट में से पहले तो पैराग्राफ या वर्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में इस लिस्ट में से जो भी फॉन्ट पूछा जाता है आप उस पर बस डायरेक्ट क्लिक करना है। फॉन्ट ना मिले तो अब यहां पे क्या करोगे? उसको टाइप करोगे। BWK बुक एंटिक्स के नाम से फॉन्ट है, तो नीचे नीचे मिलेगा एंटिका, और उस पर क्लिक कर दोगे तो वो फॉन्ट अप्लाई हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूं। अगला क्वेश्चन, दूसरे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 15.5 करें। दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फॉन्ट का साइज दे रखे है 11 का दे रखा है। डॉट पे क्लिक करते हैं, जो साइज बोले उस पर क्लिक करना है। बस 12 करो, 14 करो, 16 करो, 18 करो, बस क्लिक करना है और वो साइज क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अपने पास तो 15.5 है। क्या है? जैसे मैंने 14 कर दिया, 14 हो गया, लेकिन 15.5 करना है तो इस लिस्ट में 15.5 नहीं है। तो डायरेक्ट टाइप करेंगे 15.5, और या तो मैं बाहर क्लिक कर दूंगा या फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। मैं सेफ रहने के लिए बाहर डायरेक्ट क्लिक कर देता हूं और आप देखोगे इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज कितना हो चुका है? 15.5 अप्लाई हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2007, 10, 13, 16 सब में सेम ही होता है। बिल्कुल सेम ही, अभी तक कोई भी चेंज नहीं है। तीसरे पैराग्राफ के फॉन्ट को एक लेवल इंक्रीज फॉन्ट करें। हम तीसरे पैराग्राफ के फॉन्ट को कर लेते हैं सेलेक्ट। पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में हमें एक लेवल इंक्रीज करना है। तो देखिए दो बटन है, पहला है इंक्रीज और दूसरा है डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज, इसे ग्रो और श्रिंक भी बोलते हैं। ग्रो मतलब बढ़ाना, श्रिंक मतलब छोटा करना। एक लेवल बोला है तो अपन यहां पर 11 और 1 12 नहीं करेंगे, है ना भाई। बोला दूसरे पैराग्राफ फॉन्ट साइज क्या करना है? तीसरे पैराग्राफ को एक लेवल इंक्रीज करें, तो आपको यहां पर सिंगल क्लिक करना है एक बार और ये 12 हो जाता है। ठीक है, यहां पर 11 + 1 करके नहीं देखना है।
कैसे? अभी जैसे 12 है, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो पैराग्राफ है इसका फ़ॉन्ट साइज एक लेवल बढ़ाएं। आपने सेलेक्ट किया और आपने देखा यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे आप 13 कर देते हो। क्या कर देते हो? 13। लेकिन जैसे मैं क्या करता हूँ, एक लेवल इंक्रीज करता हूं तो आप देखो 13 की जगह 14 आ रहा है। क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी फ़ॉन्ट साइज का बोले कि एक लेवल बढ़ाओ, एक स्टेप बढ़ाओ, अपने को नंबर्स ना दे, है ना? जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है फ़ॉन्ट साइज का वो तो डायरेक्ट नंबर से बनता है कि 14 करो, 16 करो, 18 करो, 15.5 करो, डायरेक्ट नंबर दे दिया अपने को। लेकिन जब इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन बनता है तो अपने को नंबर लेवल में देगा, एक लेवल बढ़ाओ, है ना? एक स्टेप बढ़ाओ। तो आपको यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज बटन पे क्लिक करके दिखना है। इसको वापस से नॉर्मल कर दिया। क्वेश्चन है कि थर्ड पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज एक लेवल इंक्रीज करें। एक बार क्लिक कर दिया, एक लेवल इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पैराग्राफ को एक लेवल डिक्रीज फ़ॉन्ट करें। सेलेक्ट करना है और डिक्रीज पर एक बार क्लिक कर देना है तो एक लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है ना? तो आपने देखा जैसे मैंने एक लेवल डिक्रीज किया तो 14 से डायरेक्ट 12 हो गया, 13 नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आप जब लेवल में स्टेप में फ़ॉन्ट साइज बढ़ाए तो इंक्रीज और डिक्रीज का बटन यूज लेना है। वैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा ही नहीं, वो सिंपल क्वेश्चन देगा इंक्रीज और डिक्रीज का। तो इंक्रीज के लिए इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, डिक्रीज के लिए डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज पे डायरेक्ट क्लिक करना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ के डेटा को अपर केस में बदलें। दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं फ़ॉन्ट और यहां पर दे रखा है चेंज केस। क्या दे रखा है? चेंज केस। चेंज केस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टोटल 5 केस हैं। तो मैंने अपर केस बता दिया, इट मीन सारे केस बता दिए, है ना? अपन इस चीज को सीखते हैं कि मैं पहले पैराग्राफ में क्या करता हूं, अपर, दूसरे पैराग्राफ में लगा देते हैं अपर केस। मैंने अपर केस पे क्लिक कर दिया तो आप देखो जितने भी लेटर्स थे वो सारे के सारे अपर केस यानी कैपिटल लेटर में क्या हो गए? चेंज हो गए, है ना? तो ये जो हम डायरेक्ट जो लिखते हैं ना वो तो होता है सेंटेंस केस। पहला जो लेटर है वो कैपिटल और जब तक फुल स्टॉप नहीं आता तब तक क्या रहता है? वो स्मॉल लेटर रहता है। और बीच में अगर कोई चीज हमें बतानी हो स्पेशली तो हम क्या करते हैं? उसको अपर केस में लिख देते हैं। तो ये तो हो गया सेंटेंस केस। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर ये सारा का सारा कौन सा केस हो गया? सर ये हो गया अपर केस। लोअर केस में क्या होता है कि हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहां पर चेंज केस में जाके कर देते हैं लोअर केस। आप देखोगे सारे के सारे स्मॉल लेटर में चेंज हो गए। किसमें चेंज हो गए? स्मॉल लेटर में चेंज हो गए, लोअर केस में। उसके बाद जो अपना केस आता है इस पे क्लिक करते हैं, केस पे क्लिक करते हैं, लिखा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आप देखोगे हर वर्ड का पहला पहला लेटर क्या हो चुका है? कैपिटल हो चुका है। जैसे डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल है, इनका आई कैपिटल है, माइक्रोसॉफ्ट का एम कैपिटल, ऑफिस का ओ कैपिटल है, फीचर्स का एफ कैपिटल है। यानी हर वर्ड, कोई भी वर्ड आप देख लो, उसका पहला पहला लेटर क्या हो गया है? कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया है। तो पहला सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड, लास्ट केस है टॉगल केस। टॉगल केस का जो बटन है वो क्या करता है? बिल्कुल ऑपोजिट करता है, यानी स्मॉल लेटर को कैपिटल कर देता है, कैपिटल को स्मॉल लेटर कर देता है। मैं फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूं, आप देखोगे आई क्या है? कैपिटल है, बाकी स्मॉल लेटर में है ना? यूआरएल क्या है? कैपिटल में। मैं क्लिक करता हूं चेंज केस पे, टॉगल केस पे, आप देखोगे जो स्मॉल लेटर था वो तो कैपिटल हो गए सारे के सारे और जो कैपिटल थे वो क्या हो गए? स्मॉल लेटर हो गए। यहाँ पे सारे ही क्या कैपिटल है। मैं करता हूं इसको टॉगल केस, आप देखो सारे के सारे क्या हो गए? स्मॉल लेटर में चेंज हो गए। ये सारे के सारे स्मॉल लेटर में, मैं चेंज केस पे क्लिक करके टॉगल केस पे क्लिक करता हूँ, सारे कैपिटल में हो गए। और यहाँ पे देखो पहला पहला लेटर यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड है। आप देखोगे पहला पहला लेटर क्या है? कैपिटल है, बाकी स्मॉल लेटर है। हम जाते हैं, क्लिक करते हैं टॉगल केस पे, आप देखो जो कैपिटल लेटर था वो तो स्मॉल लेटर में चेंज हो गया और जो स्मॉल था वो किस में चेंज हो गया? कैपिटल में चेंज हो गया। तो ये 5 केस होते हैं। मैं वापस से अपने पैराग्राफ को क्या करता हूं? नॉर्मल कर देता हूं। सेकंड पैराग्राफ को अपर केस में चेंज करना था और हम कर देते हैं अपर केस पे क्लिक और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको पांचों केस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो टूल है उसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी हमने एक किसी पैराग्राफ के अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग कर रखी है और उस फॉर्मेटिंग को वापस से नॉर्मल करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग बटन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिया, काफी फॉर्मेटिंग लगा दी और मैं चाहता हूं वापस से नॉर्मल हो जाए। तो नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। लास्ट में इस टूल को बता देंगे आपको। चलिए, एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता नहीं है, बनेगा तो बस इस पे क्लिक करना है डायरेक्ट की पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रिमूव करनी हो, जो भी फॉर्मेटिंग हो सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करनी हो। जैसे मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इसमें फोंट सेंचुरी है, साइज 11 का है, ठीक है, ये अपना नॉर्मल है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, फोंट साइज बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या कर दिया? इसका फोंट कलर चेंज कर दिया। अब मैं करता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया।
वापस से क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। सारी फॉर्मेटिंग एक एक करके इसने क्या कर दी, हटा दी। तो ये सिंपल सी बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो ये 5 केस मैंने बता दिए। 5वें पैराग्राफ को बोल्ड व इटैलिक करो। तो पैराग्राफ ये पहला, ये दूसरा, आगे बात करते हैं ये तीसरा, आगे बात करते हैं ये चौथा और ये 5वां सेलेक्ट करते हैं। और ये कह रहा है कि इसको बोल्ड करो और इटैलिक करो। तो एक बार बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं, एक बार इटैलिक पे क्लिक कर देते हैं। तो बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। 5वां पैराग्राफ सेलेक्ट करके करना है सारा क्वेश्चन। बोल्ड व इटैलिक करें। प्रथम रो को अंडरलाइन करें। फर्स्ट रो, अपनी जो टेबल होती है ना उसकी रो को कहते हैं फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो है। रो और कॉलम सारे के सारे टेबल के अंदर ही होते हैं। अपना जो फर्स्ट रो है वो टेबल की होगी। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होती है, क्या होती है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो अपने को रो पूछा है तो रो पे क्लिक कर देते हैं। उसने बोला है फर्स्ट रो को अंडरलाइन करें, बस यू पे क्लिक करना है और फर्स्ट रो क्या हो जाती है, अंडरलाइन हो जाती है। ठीक है। अब कह रहा है दूसरी रो को वेव अंडरलाइन करें। तो दूसरी रो को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं कि वेव अंडरलाइन यूज करते हैं। तो अंडरलाइन के ठीक पास में छोटा सा क्या है, बटन है। इस पे हम क्लिक करते हैं और यहां पर हर अंडरलाइन का नाम दे रखा है। जैसे सेकंड अंडरलाइन है उसका नाम है डबल अंडरलाइन। फिर बात करते हैं थिक अंडरलाइन आ जाती है। सर एग्जाम के अंदर क्या ये हिंट मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम में भी आपको ये हिंट मिलेंगे। उसके बाद में देखते हैं तो ये डॉटेड अंडरलाइन है। उसके बाद में कौन सी अंडरलाइन है, डैश अंडरलाइन है। उसके बाद में कौन सी है, डॉटेड डैश है ना। बात करते हैं, यहां पे आते हैं, कंप्यूटर हिंट देता है डॉट डैश है। उसके बाद में कौन सी है सर, डॉट डॉट डैश है ना, डॉट डॉट डैश है। और फिर कौन सी है, वेव अंडरलाइन है। तो वेव का बोला है, वेव पे क्लिक कर देते हैं तो सेकंड रो के अंदर क्या हो चुकी है, वेव अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम पैराग्राफ को स्टैंडर्ड कलर रेड कलर से अंडरलाइन करें। मैं अंडरलाइन पे क्लिक करता हूं, 1 2 3। फर्स्ट पैराग्राफ का बोला है तो फर्स्ट पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में अंडरलाइन के पास वाले डॉट पे जाते हैं और अंडरलाइन लगा देते हैं। अगर मैं डायरेक्ट ही बाहर यू से अंडरलाइन लगा देता हूं तो आप देखोगे वेव अंडरलाइन लग जाती है। क्या लग जाती है, वेव अंडरलाइन लग जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन गलत नहीं है कि सर मैंने डायरेक्ट यू पे क्लिक किया और जो भी अंडरलाइन आई उसको अप्लाई कर दिया, क्योंकि यहां पर कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कौन सी अंडरलाइन लगानी है ना। लेकिन नॉर्मल अंडरलाइन हमेशा सिंगल अंडरलाइन मानी जाती है। तो ये जो अंडरलाइन है वो बेस्ट रहती है। इस पर मैं क्लिक करता हूं और ये कह रहा है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ की अंडरलाइन है वो रेड कलर की होनी चाहिए। अभी तो केवल अंडरलाइन ही लगी है। हम यू के पास वाले डॉट पे क्लिक करते हैं, फिर जाते हैं अंडरलाइन कलर्स पे और कलर सारे के सारे हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड कलर। कौन से कलर, स्टैंडर्ड कलर। सारे कलर आपको याद होने चाहिए। 5-6 बार यूज करोगे तो हो जाएंगे। वैसे मैं सभी कलर्स के क्वेश्चन दे दूंगा तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो पहला डार्क रेड है, उसके बाद में रेड कलर है ना। रेड कलर की बोल रहा है तो मैं रेड पे क्लिक कर देता हूं। आप देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ में रेड कलर स्टैंडर्ड की अंडरलाइन यूज हो चुकी है। हम क्लिक करते हैं मोर कलर्स पे, सारे कलर कौन से हैं, स्टैंडर्ड कलर हैं। तो स्टैंडर्ड कलर रेड बोला है तो ये कलर यूज लेना है। ऊपर के बच्चे सारे के सारे थीम कलर होते हैं। तो ये अंडरलाइन लगाना सीखे। डायरेक्ट अंडरलाइन लगा सकते हैं, स्पेशल अंडरलाइन यहाँ पे नाम दे रखे हैं और उसके साथ में हम अंडरलाइन का कलर भी दे सकते हैं। तो सारे काम हो गए। पहले अंडरलाइन लगानी है, उसके बाद अंडरलाइन का क्या देना है, कलर भी देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू करें। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और अंडरलाइन के बाद में बटन है उसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। इसे स्ट्राइक आउट भी बोलते हैं क्योंकि ये लेटर्स को बीच में से क्या कर देता है, कट कर देता है। जैसे सेकंड पैराग्राफ क्लिक करता हूं मैं, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दिया और आप देखोगे सारी लाइंस को बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया। यानी अपने को ये पैराग्राफ दिखाना भी है और सामने वालों को ये भी बताना है कि ये एरर है, ये गलत है या ये एप्लीकेबल नहीं है ना। तो हम इसमें स्ट्राइक थ्रू लगा देते हैं। जैसे हमने लगाया वैसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर रखा है 1 2 3 और हम वापस से स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं तो ये रिमूव भी हो जाता है। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि बोल्ड करो तो बोल्ड पे क्लिक कर दो, बोल्ड हटाओ तो वापस बोल्ड पे क्लिक कर दो, बोल्ड हट जाता है। तो एक बार क्लिक करने से टूल अप्लाई हो जाता है, दोबारा क्लिक करने पर टूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। कभी कभी हम एक बार बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो अप्लाई नहीं होता है, तो आपको 2 बार क्लिक करके भी अप्लाई करना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान देना है। आगे के टेस्ट सीरीज के अंदर मैं ये चीजें क्लियर करता रहूंगा। तो प्रथम पैराग्राफ को स्टैंडर्ड कलर रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया, स्ट्राइक थ्रू कर दिया। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के अंत में दी गई टेबल के दूसरे कॉलम के डेटा को प्रथम कॉलम के अनुसार ही सेट करें। हम जाते हैं डॉक्यूमेंट के अंत में, ये दे रखी है टेबल है ना।
अगर एक टेबल का हिस्सा आधा ऊपर आधा नीचे चला जाता है उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं? पहला तरीका शिफ्ट के साथ है। मान लीजिए मुझे पहला कॉलम सिलेक्ट करना है, तो मेरा जो कर्सर है वो कहां पर है? अभी फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के अंदर है। मैं शिफ्ट बटन को दबाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा कॉलम क्या हो चुका है? सेलेक्ट हो चुका है। जैसे दूसरा कॉलम सेलेक्ट करना हो तो इस पे क्लिक किया, सेल पे, और दूसरे कॉलम की लास्ट सेल पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले शिफ्ट बटन को दबा के रखना है। क्लिक करोगे और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करते हो, एक एरो आता है, इस पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो दूसरे कॉलम का डेटा है ना, उसको बिल्कुल एज इट इज ऐसा करना है जैसे पहले कॉलम में। आप देखो पहले कॉलम जो 2 है ना, वो नीचे की तरफ छोटा है, तो हम फोन साइज छोटा कर देंगे? नहीं सर, इसका एक बटन है डायरेक्टली सब स्क्रिप्ट का, तो इस पे क्लिक करते हैं। स्ट्राइक थ्रू के बाद देखा एक्स के नीचे 2, और आप देखोगे ये हो गया सब स्क्रिप्ट। क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट ही किसी वर्ड के लिए बोल दिया जाए कि इस कॉलम के डेटा को, यानी ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम का जो डेटा है उसको सब स्क्रिप्ट करें, तो बस इसको सिलेक्ट करना है और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ये देखो 12 के ऊपर पावर 3 दे रखी है, तो मैं 3 को सिलेक्ट करता हूं, उसको पावर को 3 में तब्दील करना है, तो हम क्या करते हैं? एक्स के ऊपर 2, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इस पे क्लिक कर देते हैं और ये हो जाता है सुपर स्क्रिप्ट। उसी तरीके से जो टी और एच है इसको भी क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं और कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और ये सुपर स्क्रिप्ट में चेंज हो जाता है। तो पहले कॉलम का जो डेटा है एज इट इज दूसरे कॉलम का डेटा कर दिया। तो सिंपल है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कैसे करते हैं? सर एक बार क्लिक करने पर अप्लाई हो जाता है, दोबारा क्लिक करने पे क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। आगे बात करते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में जो 2007 है उसे सब स्क्रिप्ट करें, तो दूसरे पैराग्राफ में एक ही 2007 इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं सब स्क्रिप्ट। बस सिंपल क्लिक करना है, सब स्क्रिप्ट पे हो गया। अगला क्वेश्चन, दूसरे पैराग्राफ में जो 2003 है उसे सुपर स्क्रिप्ट करेंगे। ये 2003 लिखा हुआ है, इसको कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट, तो एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये सुपर स्क्रिप्ट। पूरे पैराग्राफ को करना हो तो पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे और वो अप्लाई हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम पैराग्राफ को हाईलाइट करें। फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं? हाईलाइट पे क्लिक करते हैं। हाईलाइट से ठीक पहले एक टूल आ गया नया, उसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट। क्या नाम है? टेक्स्ट इफेक्ट। तो हम टेक्स्ट इफेक्ट इसकी टाइपोग्राफी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसके पास में जो डॉट है इस पे क्लिक करते हैं और यहां पर आप देखते हैं कि अलग अलग डिजाइन दे रखी है जो कि एमएस वर्ड 2007 में नहीं होती है। तो अपना जो टूल है आउटलाइन, ये तो इनके अलग अलग क्या दे रखे हैं? नाम दे रखे हैं, तो इतना बड़ा नाम का क्वेश्चन बनता नहीं है। तो अपन डायरेक्ट आते हैं आउटलाइन में। क्वेश्चन आता है फर्स्ट पैराग्राफ में आउटलाइन इफेक्ट लगाएं। तो आउटलाइन इफेक्ट में आपको कलर यूज करना है स्टैंडर्ड कलर। कौन से कलर? स्टैंडर्ड कलर। जिस कलर का आउटलाइन इफेक्ट बोला है उस पे क्या करना है? क्लिक करना है और उसी डिजाइन की आउटलाइन वहां पे बन जाएगी। ये देखिए नॉर्मल ऐसा नजर आ रहा है, और जैसे आउटलाइन पे जाते हैं तो आप देखिए थोड़ा सा डिजाइन इसका चेंज हो चुका है। ये हो गया आउटलाइन इफेक्ट। तो सर आउटलाइन इफेक्ट कैसे लगाते हैं? आपको टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी में जाना है, आउटलाइन पे क्लिक करना है और कलर कौन सा यूज करना है? सर सारे कलर स्टैंडर्ड कलर ही यूज करने हैं। बिल्कुल जिस कलर पे बोला जाए उस कलर पे क्या कर दो? क्लिक कर दो। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो एग्जाम में कलर अपने को बोला ही नहीं गया, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड कलर का कोई भी कलर यूज कर सकते हो और आपका आउटलाइन इफेक्ट क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है शैडो इफेक्ट। शैडो इफेक्ट में 2 टूल है, एक तो आउटर एक पर्सपेक्टिव, है ना? आउटर, इनर, पर्सपेक्टिव, 3 टूल है। सॉरी, आउटर, इनर और पर्सपेक्टिव। तो आपको अगर केवल इतना बोला जाए कि शैडो इफेक्ट अप्लाई करें, तो बस क्लिक करना है किसी भी आउटर इफेक्ट पे, किसी भी इनर इफेक्ट पे या किसी भी पर्सपेक्टिव पे, और वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ज्यादा बेटर रहेगा कि आप आउटर इफेक्ट यूज लें ताकि उसका इफेक्ट थोड़ा सा क्या है? नजर आए। ठीक है, तो ये हो गया शेडो इफेक्ट, है ना? आउटर इफेक्ट कोई भी आप यूज ले सकते हो। हटाना हो तो नो शेडो पे क्लिक कर दो, हट जाता है, रिमूव हो जाता है। उसी तरीके से आउटलाइन में नो आउटलाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये यहाँ पे देखिए नो आउटलाइन। उसके बाद में रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में भी देखिए पहले से रिफ्लेक्शन दे रखे हैं, जो रिफ्लेक्शन बोले इस पे क्लिक कर दो कि रिफ्लेक्शन इफेक्ट अप्लाई करें, तो बस आपको क्या जाना है? रिफ्लेक्शन पे जाना है और उस पे क्या कर देना? क्लिक कर देना, रिफ्लेक्शन अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लो। ग्लो इफेक्ट अप्लाई करें, तो कोई भी ग्लो इफेक्ट आप क्या कर सकते हो? यूज ले सकते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट ही बोला जाता है आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये इफेक्ट लगाएं, तो आप डायरेक्ट यहां से लगा सकते हैं। अभी बात करते हैं हाईलाइट की। हम हाईलाइट पे क्लिक कर देते हैं और डायरेक्ट क्या हो जाता है? हाईलाइट अप्लाई हो जाता है।
हाईलाइट का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे कि अगर मैं बिना सेलेक्ट किए हुए हाईलाइट पे क्लिक कर देता हूं, तो अभी देखिए मेरा कर्सर आई बटन जैसा है, लेकिन जैसे मैं हाईलाइट पे क्लिक करता हूं, आप देखो एक पेंसिल आ जाती है। क्या जाती है? एक पेंसिल आ जाती है। इस पेंसिल से क्या होता है कि अगर अब हम इस पेंसिल के साथ में कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो वो हाईलाइट होने लग जाता है, और अगर कुछ हाईलाइट हो रखा है उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो हाईलाइट हटने लग जाता है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, हाईलाइट हट गया। मैं दा पे क्लिक करता हूं, हाईलाइट हट गया। तो अगर ये पेंसिल बिना सेलेक्ट किए हुए हम करते हैं तभी आती है, वरना ये पेंसिल आती नहीं है। ठीक है, तो ये पेंसिल अगर हटानी हो तो कीबोर्ड्स का जो पहला बटन होता है लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में ESC लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एस्केप बटन। एस्केप बटन प्रेस करते ही क्या हो जाता है? पेंसिल हट जाती है। पेंसिल पे क्लिक किया बिना सेलेक्ट किए हुए तो हाइलाइटर बटन अपने साथ में आ जाता है। जहां से उठाया था वहीं वापस रख दो तो ये वापस से चला भी जाता है। तो एस्केप से भी हटा सकते हो और वापस उस पर क्लिक कर सकते हो। तो हाईलाइट का बटन जितनी बार यूज लेते हो उतनी बार क्या करना पड़ता है? सेलेक्ट करना पड़ता है। कैसे? मैंने सेकंड पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और मैंने बोल्ड कर दिया, मुझे याद है इसको बोल्ड करना ही था, मैंने वापस बोल्ड पे क्लिक कर दिया और वो हट गया। लेकिन हाईलाइट में ऐसा नहीं है। मुझे थर्ड पैराग्राफ को मान लो हाईलाइट करना था, मैंने सेलेक्ट किया सेकंड पैराग्राफ, मैंने हाईलाइट पे क्लिक कर दिया, हाईलाइट क्या हो गया? हो तो गया। लेकिन याद आया हाथों हाथ ही, अरे इसको तो हाईलाइट करना नहीं था, तो मैं वापस से अगर हाईलाइट पे क्लिक करूंगा ना तो हाईलाइट हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ये सेलेक्ट ही नहीं है। ये देखिए कर्सर क्या कर रहा है, यहाँ पे लास्ट में ब्लिंक कर रहा है, ये अभी सेलेक्ट हुआ है, अभी हाईलाइट हटेगा, है ना? तो क्या होता है कि मैंने सेलेक्ट किया और हाईलाइट पे क्या कर दिया? क्लिक कर दिया, तो हाईलाइट हट गया, लेकिन जो सेलेक्ट कर रखा था ना वो सिलेक्शन हट गया। बस बात इतनी ही है, ध्यान रखना है कि हाईलाइट वाला टूल जितनी बार यूज लेना है उतनी बार 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 क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन हटाया, इटैलिक हटाया, बोल्ड हटाया, अभी भी ये पैराग्राफ क्या है? सेलेक्ट है। लेकिन हाईलाइट किया, अब हाईलाइट हटाना है तो वापस सेलेक्ट करो, हाईलाइट लगाना है तो वापस से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हाईलाइट वाला टूल हर बार सेलेक्ट करके ही करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे पैराग्राफ की प्रथम लाइन को टील कलर से हाईलाइट करें। दूसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने कहां से सेलेक्ट किया? सिलेक्शन एरिया से। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक क्लास के अंदर बता रखा है। और इसको क्या करना है? टील कलर से हाईलाइट करना है, यानी हाईलाइट के पास वाली डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे खूब सारे कलर दे रखे हैं। आपको क्या करना है कि ये कलर्स भी याद करने हैं। इनके भी मैं सारे क्वेश्चन बना के दे दूंगा ताकि आप इनको यूज करके याद कर सको। टील कलर बोला है तो आप देखते हैं बिल्कुल सेंटर में जो कलर, उसका नाम क्या है? टील कलर है। उस पर क्लिक कर देते हैं और ये जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन में क्या हो चुका है? टील कलर से हाईलाइट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीसरे पैराग्राफ का फोंट कलर स्टैंडर्ड कलर लाइट ग्रीन करें। थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और फोंट कलर लगाना है। नेक्स्ट है फोंट कलर, इसके पास वाले डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर है, कौन सा बोला? लाइट ग्रीन, तो लाइट ग्रीन पे क्लिक कर देते हैं और फोंट कलर क्या हो जाता है? अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवें पैराग्राफ के हाईलाइट इफेक्ट को रिमूव करो। हम जाके देखते हैं ये पांचवा पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट करते हैं। सर यहां पर हाईलाइट कर दो, बीच में लाइन आ रही है, और यहां पर हाईलाइट करो, बीच में लाइन आ रही है। कभी कभी क्या होगा कि जब इनकी लाइन स्पेसिंग कम होगी तो ये बीच की जो गैप दिख रहा है आपको व्हाइट व्हाइट, ये दिखाई नहीं देगा। तो कंफ्यूज होना नहीं है ना। अपने को बोला हाईलाइट कलर रिमूव करना है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और अगर मैं डायरेक्ट ही हाईलाइट पे क्लिक कर देता हूं तो आप देखोगे अभी हाईलाइट कलर में नीचे टील कलर दे रखा है। कौन सा कलर? टील कलर। तो अगर मैं डायरेक्ट ही क्या कर देता हूं? हाईलाइट पे क्लिक कर देता हूं तो वो हाईलाइट हटता नहीं है, जबकि टील कलर से क्या हो जाता है? हाईलाइट हो जाता है। एक बार मैं कंट्रोल जेड करता हूं आपको समझाने के लिए, आपको यूज नहीं लेना कंट्रोल जेड, है ना। एग्जाम में अगर अलाउड है तब तो आप यूज ले सकते हो, अदरवाइज आपको यूज लेना नहीं है। तो अगर मेरा यहाँ पे कलर सेम नहीं है तो हाईलाइट कलर रिमूव नहीं होता। तो कैसे करना है? सर पास वाली डॉट पे क्लिक करो और नो कलर पे क्लिक कर दो, हाईलाइट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप दो बार करना चाहो तो भी कर सकते हो कि आपने जैसे इसको सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे कौन सा कलर था? टील कलर था। मैं टील कलर कर देता हूँ एक बार और कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस कलर, यहाँ पर टील कलर है और यहाँ पे कौन सा है? येलो कलर है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी क्या हुआ? हाईलाइट हटा नहीं, टील कलर अप्लाई हो गया। वापस से सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा? एक बार और क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये हाईलाइट कलर रिमूव हो जाता है। तो आप नो कलर से डायरेक्ट भी हटा सकते हो और आप दो बार क्लिक करके भी हटा सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पैराग्राफ का फोंट कलर ऑटोमेटिक करें। फोर्थ पैराग्राफ का फोंट कलर अभी कुछ पर्पल दे रखा है, ऑटोमेटिक करना है तो फोंट कलर की डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहला ही कलर कौन सा दे रखा है, ऑटोमेटिक, इस पे क्लिक कर देते हैं और फोर्थ पैराग्राफ का फोंट कैसा हो चुका है, कलर ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें पैराग्राफ को फोंट कलर डार्क येलो प्रदान करें। पांचवें पैराग्राफ, इस पे क्लिक करते हैं और हम फोंट कलर की डॉट पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं डार्क रेड है, ऑरेंज है, येलो है, लेकिन डार्क येलो नहीं है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, येलो कलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमें कलर बनाना पड़ेगा। येलो को क्या बनाना पड़ेगा, डार्क येलो बनाना पड़ेगा। तो कोई भी कलर है उसको हम क्या कर सकते हैं, नया कलर अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं उसका कलर। तो मैंने येलो कलर पे क्लिक कर दिया, अभी आप देखो एक कलर अप्लाई हो चुका है, येलो कलर। अब येलो को क्या बनाना है, डार्क बनाना है। तो हम वापस से फोंट के डॉट पे क्लिक करते हैं और जाते हैं मोर कलर्स पे। किस पे जाते हैं, मोर कलर्स पे क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब यहां पर हम जाते हैं कस्टम में। कस्टम में अभी येलो कलर है, कौन सा कलर है, येलो कलर है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे खींच देता हूँ और यहाँ पर देखो दोनों कलर अलग अलग इफेक्ट नजर आ रहे हैं। और मैं कर देता हूँ ओके, और यहाँ पे देखो कलर भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अभी हम वापस से फोंट की डॉट पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए एक नया कलर बन चुका है रिसेंट कलर में। इस पे कर्सर लेके जाते हैं और ये कहता है डार्क येलो बन चुका है। कौन सा कलर बन चुका है, डार्क येलो, साफ दिख रहा है नीचे, डार्क येलो। तो इस तरीके से हम किसी भी कलर का डार्क या लाइट कलर बना सकते हैं। डार्क येलो कलर का बोला था और हमने डार्क येलो कलर यहाँ पे बना दिया है। तो इस तरीके से हमारे फोंट ग्रुप के बाहर के सारे क्वेश्चंस अप्लाई हो चुके हैं। लास्ट टूल है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये बता देता हूं। जैसे अभी इस पैराग्राफ में खूब सारी फॉर्मेटिंग लगा रखी है, मैं चाहता हूं ये सारी फॉर्मेटिंग नॉर्मल होकर हट जाए। तो इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे और सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए सारा का सारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। कहाँ हुआ सर नॉर्मल, ये यहाँ पर दो चीजें तो हटी नहीं, एक तो सेंटेंस केस, सॉरी चेंज केस वाला केस नहीं हटा और एक हाईलाइट नहीं हटा। तो माय डियर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि आप देखोगे कि ये जो चेंज केस है ये हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमें लगता था कि ये पैराग्राफ किस में होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। इसको नॉर्मल करने के लिए हमें सेंटेंस केस ही करना पड़ेगा। कौन सा केस, सेंटेंस केस करना पड़ेगा, ताकि ये बेसिक हो जाए। तब भी बेसिक नहीं होगा, तब भी बेसिक नहीं होगा, केवल केस चेंज हो सकता है, केस रिमूव नहीं हो सकता। केस केवल क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इस चीज को दिमाग में रख, फिट कर लो, केस केवल चेंज हो सकता है, रिमूव नहीं हो सकता। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं हाईलाइट की। तो ये जो हाईलाइट कलर है ना, हमने हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि हमें लगा कि ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, नहीं सर हमने नहीं किया था, ये तो एग्जामिनर ने करवाया था। जो भी है, जब अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं तो जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन होती है हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। सेम हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हाईलाइट है और वो 200 पन्नों की किताब है, बाद में आप उसको नॉर्मल करना चाहते हो, तो अगर हाईलाइट भी हट जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी चीजें क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। तो हाईलाइट कलर हटता नहीं है, हाईलाइट कलर को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। कौन से बटन से, नो कलर से। उसी तरीके से ये केस है, ये रिमूव नहीं होते, केस चेंज होते हैं। अगर इस केस अपर केस को आप चेंज करना चाहते हो तो आपको चेंज केस में जाके केस चेंज ही करना पड़ेगा। बाकी क्लियर फॉर्मेटिंग, बाकी की जो फॉर्मेटिंग उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो कल की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के क्वेश्चन है वो सीखेंगे। क्लासेस थोड़ी लंबी रहेंगी और जो टेस्ट सीरीज है वो मैं आपको 10-10 मिनट के अंदर सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करके बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा, और आपको भी 10 मिनट के अंदर अंदर ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।